हेलो एवरीवन, आई एम पटेल सर। और आज हम बात करेंगे धातु और अधातुओं के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे व्हाट इज़ द मेन क्वालिटीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं के प्रमुख गुणों के बारे में, या हम ये कहें कि धातु और अधातुओं के प्रमुख जो अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, इसकी जो संरचना है वो धातु, अधातु या कोई ना कोई अन्य तत्व से ही हुआ है। यानी कि जो ये पूरी संरचना, ब्रह्मांड, कायनात, जो भी हम कहें, इसकी जो संरचना है, उसका जो निर्माण है वो तत्वों से हुआ है। चाहे वो धातु हो या अधातु हो, चाहे हम उसको, और जैसे कि धातु अधातु के बीच में एक उपधातु भी शब्द इस्तेमाल होता है, तो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। तो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और इस 118 तत्वों में हम इसको धातु और अधातु के रूप में उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इन 118 तत्वों में मुख्य रूप से जो 94 जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व है, जिसकी खोज हो चुकी है। यानी कि ये जो तत्व है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है। और बाकी जो शेष अन्य जो तत्व है उसको किसी न किसी तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग से उनको प्राप्त किया है, उनको निर्माण किया है। तो इन तत्वों को हम धातु और अधातु के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए। अगर हम इसको दूसरी तरीके से और देखें तो 118 जो तत्व हैं उनमें से केवल 2 ही तत्व हैं जो द्रव के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो 12 तत्व है वो गैस के रूप में पाया जाता है। और बाकी जो शेष है, यानी कि टोटल जो है 102, तो 102 जो है, सॉरी 104, तो टोटल 104 जो तत्व है वो ठोस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो 118 में से 2 जो है द्रव के रूप में पाया जाता है, 12 जो है गैस के रूप में पाया जाता है, और शेष जो 104 तत्व है वो ठोस के रूप में पाया जाता है। ऐसे भी हम तत्वों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धातु और अधातु के रूप में। तो धातु और अधातुओं के रूप में इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो लगभग, क्योंकि लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ जगहों पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, वहाँ पे वैज्ञानिकों को में असमंजस है, इसको हम धातु माने या ना माने ऐसे। तो 18 जो तत्व है उसको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। कहीं कहीं पर आपको 20 तत्वों का भी नाम देखने को मिलेगा। तो वो जो 2 अन्य तत्व है उसको अभी ठीक से उनके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं हुआ है, जिसके कारण से उसको धातु माने या ना माने उसमें संशय है। तो कहीं कहीं आपको 18 तत्व, अधातुओं की संख्या 18 है ऐसा भी पढ़ने मिलेगा, आपको 20 भी पढ़ने को मिलेगा। और बाकी जो है शेष जो है धातु कहलाएंगे। उनमें से धातुओं में भी 2 प्रकार से वर्गीकृत और कर दिया गया है, धातु और उपधातु, जिसमें से 7 जो तत्व है उसको उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। तो 18 जो हो गए अधातु, 7 जो हो गए उपधातु। अब उसमें से बचा कितना फिर? तो जितने शेष बचे 93, वह जो है क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो चलिए अब हम इसमें जो क्या क्वालिटी होता है धातुओं की, कि किसको हम धातु कहें, मेटल कहें, और किसको हम नॉन मेटल कहें, एक संशय है। आखिर हम कैसे जानें कि किसको मेटल कहें, किसको नॉन मेटल कहें, क्योंकि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इसमें प्रमुख गुण अगर हम देखें तो कुछ प्रमुख गुण है जिसके आधार पर, उनकी जो क्वालिटीज़ है उनके आधार पर आप धातु और अधातु में बहुत ही आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो धातु जो होता है प्रायः सिर्फ पारा को छोड़कर जितने भी धातु होंगे वह ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में। तो केवल पारा जो एक ऐसा तत्व है जो द्रव के रूप में होता है, जो कि धातु है ना। जितने भी धातु हैं वो सभी
ठोस होते हैं केवल एक पारे को छोड़ करके, जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दो तत्व हैं जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो एक जो हो गया पारा जो कि धातु है, और अधातु जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूपों में पाया जाता है। जैसे कि एक गैस के रूप में जो है तत्व जो है 12 ऐसे तत्व हैं या अधातु जो हैं, 12 अधातु जो है गैस के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाता है, और शेष जितने भी अधातु हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। यानी कि अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, जबकि धातु जो है, मेटल्स जो है, केवल पारे को छोड़ के जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो धातु होते हैं उनमें कठोरता पाई जाती है। पहले मैंने कहा ठोस, अब ठोस और कठोर एक जैसा सिमिलर शब्द लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। जैसे कि ये जो कोट है, जैकेट है या टी शर्ट है, ये ठोस वस्तु है लेकिन ये कठोर नहीं है। पत्थर जो है कठोर है, लेकिन पत्थर ठोस वस्तु भी है लेकिन वो कठोर भी है। लेकिन ये जो कपड़ा है वो ठोस तो है लेकिन कठोर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रायः ज़्यादातर धातुएं जो है कठोर होती है बहुत ही। उनमें से कुछ धातु जो है ठोस तो होती है लेकिन कठोर भी नहीं होती है। मैंने इसलिए ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर जो धातुएं होती है वो कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कठोर नहीं होती, वो बहुत मुलायम होती है, जिसको आप आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं। उनमें से मुख्य रूप से है लिथियम, दूसरा है सोडियम और पोटेशियम। ये जो तीन धातुएं हैं ये बहुत नरम होता है, जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी अन्य जो धातुएं होती हैं वो काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। लेकिन जो अधातु होता है, नॉन मेटल जो होते हैं, वो ठोस रूप में जो पाए जाते हैं उनमें से ये जो है कठोर कोई भी नहीं होता, सिवाय एक को छोड़ के, वो भी कार्बन का जो एक अपर रूप है हीरा। हीरा ही एक ऐसा अधातु है जो काफ़ी कठोर होता है, और इतना कठोर होता है कि वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कहलाता है। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ है प्रकृति में पाया जाने वाला अभी तक। तो जितने भी अन्य ठोस रूप में अधातु हैं, जैसे कि सल्फर है, सल्फर यानी कि गंधक, फास्फोरस, तो ये जो है कार्बन के अन्य जो रूप है, जैसे कि कोयला है, ग्रेफाइट है, ये जो है कठोर नहीं होता। ठोस तो होता है लेकिन कठोर नहीं होता, ये भंगुर होते हैं। इसका एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, भंगुर होता है। तीसरा हम क्वालिटी क्या देख सकते हैं, गुण या दोनों के बीच में अंतर। जो धातु होता है उसमें काफ़ी चमक पाई जाती है, जिसको धात्विक चमक कह सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देखते हैं सोना है, चांदी है, लोहा में भी चमक होता है। आप लोहे को किसी पत्थर से ऐसे घिस के देखिए, या वो रेगामल पेपर आता है उसमें आप घिस के देखेंगे तो उसमें चमक होता है। तांबे में चमक होता है, एल्यूमिनियम में चमक होता है। तो जितने भी धातु होंगे उनमें चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। जबकि अधातु जो होता है उसमें चमक नहीं पाया जाता। आप कोयले को कितना भी रगड़ो, कितना भी रगड़ो, कितना भी रगड़ो, साबुन से धो के भी रगड़ो, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं होगा। आप फास्फोरस को कितना भी रगड़ो, उसमें कोई चमक नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, जबकि धातुओं में चमक पाई जाती है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें आघातवर्धयता का गुण पाया जाता है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि धातु जो है आघातवर्धनी होता है। अब ये थोड़ा सा शब्द जो है साइंस का शब्द है तो थोड़ा सा उटपटांग जैसा लगता है। तो आघातवर्धनी शब्द से तात्पर्य है कि इसको हम कोई भी घात दें,
आघात, आघात शब्द आपने सुना हो, ये बहुत बड़ा आघात लगा है मेरे को, यानी कि चोट, है ना। तो इसको हम किसी भी बड़े भारी चीज़ से उसको चोट पहुंचाएं तो जो धातु होता है वो उस चोट को सह लेता है, जबकि धातु जो है उस चोट को सह लेता है। इस कारण से ये कहा जाता है कि धातु जो है आघात वर्धनीय होता है, जबकि हम अधातु को किसी भी भारी भरकम वस्तु के द्वारा या लोहे के द्वारा, हथौड़ी के द्वारा अगर उसको आघात पहुंचाएं, उसको चोट पहुंचाएं, तो वो उस घात को सह नहीं पाता और क्या हो जाता है, वो चूराचूर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लोहा लिया और उस लोहे को मैं किसी हथौड़ा से इसको बार बार मार रहा हूँ, क्या होगा, वो सह जाएगा, वो उस घात को सह जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन उस घात को वो सह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं गंधक है, फास्फोरस है, कोयला है, उसको हथौड़ी से मारूं तो क्या वो सह जाएगा? नहीं, वो तो चूराचूर हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, पिस जाएगा, वो पिसान बन जाएगा, है ना, वो आटा बन जाएगा। तो ये अंतर होता है, जो धातुओं में घात को सहने की, आघात को सहने की क्षमता होता है। इस कारण से इसको हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि धातु जो है आघात वर्धनी होता है, जबकि अधातु जो है आघात वर्धनीय नहीं होता है, वो भंगुर होता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जो धातु होते हैं यानी कि मेटल्स जो हैं वो ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। सुचालक मतलब अपने में से ऊष्मा को वो जाने देता है। जैसे कि हम एक छड़ लें, लोहे का छड़ लें या तांबे का छड़ लें या एल्युमिनियम का छड़ लें, उसके एक छोर को अगर हम गर्म कर रहे हैं, एक छोर को हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका जो दूसरा छोर है धीरे 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 उसका दूसरा छोर भी वो गर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है ऊष्मा जो है का चालन हो रहा है, वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है ऊष्मा। तो इस कारण से धातुओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा को अपने में से आगे गुजरने देता है, आगे बढ़ने देता है। जबकि अधातुओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अधातु जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। अधातु जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, तो उसको नहीं होता है तो हम उसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अधातुएं ऊष्मा का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर। इसी प्रकार से जैसे कि ऊष्मा का सुचालक कुचालक हुआ, वैसे ही विद्युत की अगर चालकता की बात करें तो धातु जो होता है वो विद्युत का भी सुचालक होता है, यानी कि विद्युत धारा को वो अपने में से होकर गुजरने देता है, चाहे वो तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, ये धातु के अच्छे सुचालक होते हैं। जबकि अधातु जो है, नॉन मेटल जो है, वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, वह ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन एक को छोड़ के, किसको, कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु है, कार्बन है, लेकिन वो ऊष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक है। अब इसको आपने ग्रेफाइट शब्द का इस्तेमाल सुने होंगे, जो हमारी पेंसिल की जो लीड होती है, जो लेड होती है, वो ग्रेफाइट है। इसके अलावा आपने सेल बैटरी का इस्तेमाल किए होंगे, सेल, उसमें छड़ रहता है, काले रंग का छड़ रहता है, जो सेल होता है शुष्क सेल, उसमें काले रंग का छड़ लगा रहता है, तो वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक होता है। इस कारण से उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, वो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो केवल ग्रेफाइट जो है अधातु है, जो ऊष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। बाकी अन्य जो अधातु हैं वो सभी विद्युत का कुचालक होता है। अगला जो क्वालिटी हम बात करें तो वो है ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी कि ध्वनि शब्द समझ में आ रहा है। तो धातुओं में जितने भी धातु होती हैं उसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, यानी कि बहुत अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में या स्कूलों में घंटी बनाया जाता है, तो आपने क्या कभी लकड़ी का घंटी देखे हो? देखे हैं क्या? मिट्टी का घंटी देखे हो? प्लास्टिक का घंटी देखे हो? नहीं देखे ना।
तो ज़्यादातर आपने घंटी किसकी देखे होंगे, तांबे का, सॉरी पीतल का देखे होंगे, या फिर आपने लोहे का। ये दोनों, यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है कि धातुओं का ही हम घंटी देखते हैं, उसमें ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है। आवाज़ तो आएगी, किसी को ठोकर मारोगे तो उससे ध्वनि तो आएगी, लेकिन बहुत कम। अब गैस में, जैसे कि मैंने कहा, 12 जो अधातु है वो गैस के रूप में है। अब गैस में हम यहाँ ठोक रहे हैं, कुछ आवाज़ आ रही है क्या? यहाँ पर पूरा गैस है, कुछ आवाज़ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो धातुओं में ध्वनिकता का, अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो गुण है धातुओं और अधातुओं का, वो है गलनांक। तो धातुओं का जो गलनांक है बहुत ही उच्च होता है, और सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक जो पाया जाता है वह है लोहे का। गलनांक अर्थात वह तापमान जिस पर कोई भी जो धातु है वो पिघल जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। तो जितने भी धातु हैं उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको तापमान दोगे तब वो पिघलेगा, गलेगा। तो हमारा जो, अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा गलनांक जो है वो होता है लोहे का, जिसमें वो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर वो पिघलने लगता है। तो वहीं हम दूसरी ओर देखें, अधातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है। आप फास्फोरस देखें, सल्फर देखें, इनका जो गलनांक है 113, 118 डिग्री सेल्सियस में ये जो है पिघलने लगता है, गलने लगता है। तो ये जो प्रमुख गुण हैं जो धातुओं और अधातुओं को वर्गीकृत करता है, जिसके माध्यम से हम धातु और अधातुओं की पहचान कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।